नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे एनसीईआरटी सिलेबस से कक्षा 11 की मनोविज्ञान पुस्तक से, जिसमें हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। दूसरा पार्ट, हमारे 3 पार्ट दूसरे पार्ट के हो चुके हैं, आज चौथा पार्ट है। अगर आप हमारी क्लास को रेगुलर देखना चाहते हैं, नोटिफिकेशन चैनल को सबसे पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। तो कक्षा 11 का पार्ट नंबर 2 हमारा चल रहा था, उसको हम एक बार निकाल लेते हैं। दोस्तों, यह क्लास न केवल 11th क्लास के लिए अपितु कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, 11th क्लास के बालकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, दूसरा पार्ट हमारा चल रहा था। दूसरे पार्ट में हम चर्चा कर चुके थे यहाँ तक। दूसरे पार्ट में हम यहाँ तक चर्चा कर चुके थे। आप सभी जो पुस्तक लेकर बैठे हैं वो पेज नंबर 29 निकाल लीजिए, और यहाँ पर प्रायोगिक विधि है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले की चर्चा हम कल कर चुके हैं, अगले पिछले पार्ट में कर चुके हैं। जिसने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पुराने पार्ट देख लें। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रायोगिक विधि, आज हम चर्चा किसकी करेंगे मित्रों? प्रायोगिक विधि। देखो, प्रायोगिक विधि क्या होती है? प्रयोग प्राय एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्तनों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। अर्थात नियंत्रित दशा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है प्रयोग के लिए? प्रयोग कैसा होता है मित्रों? नियंत्रित दशा में होता है। दो घटनाओं एवं परिवर्तनों के मध्य कार्य कारण संबंध की कार्य कारण संबंध क्या है, इसको जानने के लिए क्या करते हैं हम? प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। यह सतर्कता पूर्वक संचालित प्रक्रिया है जिसमें एक कारक में कुछ परिवर्तन किए जाते हैं और किसी दूसरे कारक पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, जबकि अन्य संबंधित कारक स्थिर रखे जाते हैं। प्रयोग में कारण वह घटना है जिसे परिवर्तित तथा प्रहस्थित किया जाता है। प्रभाव व्यवहार होता है जो प्रहस्थन के कारण परिवर्तित होता है। ठीक है, आगे की हम चर्चा करते हैं। देखो, परिवृत्य का संप्रत्य। परिवृत्य है क्या चीज़, इसके बारे में जान लेते हैं। परिवृत्य देखो, आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रायोगिक विधि में अनुसंधानकर्ता दो परिवर्तनों के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। अर्थात दो चरों के मध्य वो संबंध स्थापित करने का क्या करता है? प्रयास करता है। अब प्रश्न है कि परिवर्त्य किसे कहते हैं मित्रों? देखो परिवर्त्य किसे कहते हैं? कोई उद्दीपक या घटना जो बदलती रहती है, अर्थात इसके भिन्न भिन्न मान होते हैं, परिवर्तित होते हैं। अर्थात कोई उद्दीपक या घटना जो बदलती रहती है, अर्थात उसमें परिवर्तन होता रहता है। अर्थात इसके भिन्न भिन्न क्या होते हैं? मान होते हैं, अलग अलग मूल्य होते हैं इनके, और इसलिए इनका क्या किया जा सकता है? मापन किया जा सकता है। तो अगले प्रश्न हम चलेंगे। मापन किया जाता है को क्या कहते हैं? परिवर्त्य कहते हैं। अर्थात दो अलग अलग प्रकार की घटनाएं, दो अलग अलग प्रकार के उद्दीपन जिनका क्या किया जाता है? मापन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं मित्रों? हम परिवर्त्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, लिखने के लिए आप जिस कलम का उपयोग करते हैं वह एक परिवर्त्य नहीं है, लेकिन कलमें विभिन्न आकारों, प्रकारों, रंगों की होती है। अर्थात यहाँ पर कलम, अगर एक कलम का प्रयोग करेंगे तो परिवर्तन नहीं है, लेकिन जब कलमें शब्द का हमने प्रयोग किया तो उसमें बहुत सारी कलमें आ जाती हैं, तो विभिन्न आकार की, प्रकार के, रंगों की होती हैं। ये सभी क्या है मित्रों? परिवर्त्य है। अर्थात एक वचन परिवर्तन नहीं होगा, बहुवचन की जब बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है? परिवर्त्य हो जाता है। जिस कमरे में आप बैठे हैं वह एक परिवर्त्य नहीं है, बल्कि उसका आकार एक परिवर्त्य है, क्योंकि विभिन्न आकारों के कमरे होते हैं। व्यक्तियों का कद 5 से 6 की एक परिवर्त्य है। इसी प्रकार विभिन्न प्रजाति के लोगों के अलग अलग रंग होते हैं। युवा लोग विभिन्न रंगों से अपने बाल रंगने लगे हैं। इस प्रकार बाल का रंग भी एक परिवर्त्य है। बुद्धि भी एक परिवर्त्य है। अनेक प्रकार की बुद्धि स्तर वाले उच्च, मध्यम, निम्न लोग होते हैं। एक कक्ष में व्यक्तियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति भी एक परिवर्त्य है, जैसा बॉक्स 2.1 के प्रयोग में दिखाया गया है। अतः वस्तुओं घटनाओं की मात्रा अथवा गुणवत्ता में परिवर्तन हो सकते हैं। ये यहाँ पर मुख्य चीज़ निकल कर आ रही है। इस लाइन को आप समझ लीजिए, पूरी रामायण को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये कह रहा है कि वस्तुओं घटनाओं की अधिक मात्रा या गुणवत्ता, अर्थात प्रत्येक वस्तु की अलग अलग मात्रा, अलग जो उनकी गुणवत्ता होती है वो होती है, और उनमें जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है? परिवर्त्य कहलाता है मित्रों। परिवर्त्य है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। परिवर्त्य अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु यहाँ हम 2 प्रकार के परिवर्तनों की चर्चा करेंगे। एक तो अनाश्रित परिवर्त और एक कौन सा परिवर्त? आश्रित परिवर्त। कौन सा? एक तो अनाश्रित परिवर्त, एक आश्रित परिवर्त। अर्थात सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसकी? अनाश्रित परिवर्त, अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। किसकी मित्रों? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चर्चा करेंगे। अनाश्रित परिवर्त जो किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स की हम चर्चा करेंगे।
वह परिवर्त्य होता है जिसका प्रयस्तन किया जाता है, प्रयस्तन के मतलब स्थानांतरण, अथवा जिसे प्रयोग में अनुसंधानकर्ता द्वारा परिवर्तित किया जाता है, दूसरी परिस्थितियों में उसका प्रयोग कर लिया जाता है, परिवर्तित कर लिया जाता है। अध्ययन में अनुसंधानकर्ता परिवृत्ति के प्रभाव में किए गए परिवर्तन का परीक्षण अथवा नोट तैयार करना चाहता है। लताने और डार्ली द्वारा संपादित प्रयोग में अनुसंधानकर्ता ने धुएं के संबंध में आपातकाल की सूचना देने वाले व्यक्ति पर अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति का प्रभाव देखना चाहते थे। एक कक्ष में दो व्यक्तियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति अनाश्रित परिवर्त्य था। एक कक्ष में दो व्यक्तियों की उपस्थिति और अनुपस्थिति कैसा परिवर्त्य था? अनाश्रित परिवर्त्य था। जिस व्यवहार पर अनाश्रित परिवर्त्य के प्रभाव का परीक्षण किया जाता है उसे आश्रित परिवर्त्य कहते हैं। क्या है? जिस व्यवहार पर अनाश्रित परिवर्त्य का प्रभाव का परीक्षण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आश्रित। ये सेम उसी तरह की स्थिति है जैसे हम स्वयजीवी और परजीवी पढ़ते हैं कि जो स्वयजीवी होते हैं अपना भोजन सब बनाते हैं, ऐसे ही जो अनाश्रित होते हैं वो किसी पर आश्रित नहीं रहते, जबकि आश्रित होते हैं वो किस पर आश्रित रहते हैं? अनाश्रित परिवर्त्य पर वो आश्रित रहते हैं। जैसे परजीवी स्वयजीवी पर निर्भर रहते हैं। आश्रित परिवर्त्य उस गोचर को बताता है जिसकी अनुसंधानकर्ता व्याख्या करना चाहता है। यह मात्र अनाश्रित परिवर्त्य में परिवर्तन के परिणामस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है और कुछ नहीं है। अर्थात किस में परिवर्तन होना है? व्यवहार में परिवर्तन होना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। धुएं के आपातकाल की सूचना देना आश्रित परिवर्त्य था। किसकी सूचना देना? धुएं के आपातकाल की सूचना देना आश्रित परिवर्त्य था। अतः प्रायोगिक दशा में अनाश्रित परिवर्तन परिवर्त्य कारण है तथा आश्रित परिवर्त्य प्रभाव है। अनाश्रित तो क्या है मित्रों? कारण, और आश्रित क्या है? परिवर्त्य। कहने का तात्पर्य आश्रित परिवर्त्य क्या है? प्रभाव। अर्थात कारण के फलस्वरूप ही तो प्रभाव होगा। तो कारण तो कौन हो गया? अनाश्रित तो हो गया, और जबकि जो प्रभाव है वो क्या हो गया? आश्रित परिवर्त्य। अर्थात ये एक तो हो गया कौन सा? इंडिपेंडेंट हो गया, एक डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया। अर्थात ये तो इंडिपेंडेंट है और ये कौन सा है? डिपेंडेंट है। अर्थात ये किसी पर आश्रित नहीं है, अनाश्रित, और जबकि जो आश्रित है किस पर आश्रित है? ये अनाश्रित पर आश्रित है। देखो यहाँ स्पष्ट होना चाहिए कि आश्रित एवं अनाश्रित परिवर्त्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। किसी की भी परिभाषा दूसरे के बिना संभव नहीं है। अनुसंधानकर्ता द्वारा चयनित अनाश्रित परिवर्त्य एकमात्र ऐसा परिवर्त्य नहीं होता है जो आश्रित परिवर्त्य को प्रभावित करता है। किसी व्यवहारिक घटना में कई परिवर्त्य होते हैं। यह किसी संदर्भ में ही होता है। आश्रित एवं अनाश्रित परिवर्तनों का चयन अनुसंधानकर्ता की सैद्धांतिक रुचि के कारण ही किया जाता है। आश्रित एवं अनाश्रित परिवर्तनों का चयन अनुसंधानकर्ता की सैद्धांतिक रुचि के कारण ही किया जाता है। वास्तव में ऐसे बहुत से अन्य सार्थक अथवा बाह्य परिवर्त्य होते हैं जो आश्रित परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं, किंतु अनुसंधानकर्ता उनके प्रभावों को जानने में रुचि नहीं भी ले सकता है। अनुसंधानकर्ता उनके प्रभावों को जानने में रुचि ले या नहीं ले, ये उसके ऊपर है। ऐसे बाह्य परिवर्तनों को प्रयोग में नियंत्रित करना आवश्यक होता है। ऐसे बाह्य परिवर्तनों को प्रयोग में नियंत्रित करना आवश्यक होता है जिससे अनुसंधानकर्ता अनाश्रित और आश्रित परिवर्तनों के मध्य कार्य कारण संबंध स्पष्ट कर सके। अर्थात दोनों के बीच में कार्य और कारण, अर्थात जो कार्य हो रहा है वो किस कारण के फलस्वरूप हो रहा है, जो कार्य हो रहा है उसका कारण क्या है, उसके बाद में संबंध वो स्पष्ट स्थापित कर सके। आगे देखिए दोस्तों, अगला विषय है प्रायोगिक और नियंत्रित समूह। क्या है? प्रायोगिक और नियंत्रित समूह क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, प्रयोगों में प्राय एक या अधिक प्रायोगिक समूह और एक या अधिक नियंत्रित समूह होते हैं। प्रयोगों में प्राय एक या अधिक प्रायोगिक समूह और एक या अधिक नियंत्रित समूह होते हैं। प्रायोगिक समूह वह समूह होता है जिसमें समूह सदस्यों को अनाश्रित परिवर्त्य प्रयस्तन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। प्रायोगिक समूह वह समूह होता है जिसमें समूह सदस्यों को, समूह के जो सदस्य होते हैं उनको अनाश्रित परिवर्त्य अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स प्रहस्तन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। नियंत्रित समूह एक तुलना समूह होता है। नियंत्रित समूह कैसा होता है? एक तुलना समूह होता है जो प्रहस्तित परिवर्त्य को छोड़कर शेष अन्य दृष्टियों से प्रायोगिक समूह की तरह का ही होता है। उदाहरण के लिए लताने और डार्ली के अध्ययन में दो प्रायोगिक समूह और एक नियंत्रित समूह थे। दो तो कैसे थे? प्रायोगिक समूह थे, और एक कैसा था? नियंत्रित समूह था। जैसे आपको ज्ञात है, अध्ययन में प्रतिभागी 3 कक्षों में भेजे गए थे। अध्ययन में प्रतिभागी कितनी कक्षों में? 3 कक्षों में भेजे गए थे। एक कक्ष में कोई भी उपस्थित नहीं था, अर्थात वह नियंत्रित समूह था। अन्य 2 कक्षों में 2 व्यक्ति बैठाए गए थे, अर्थात वह कैसा समूह है? प्रायोगिक समूह है। 2 समूह, एक नियंत्रित और एक प्रायोगिक।
दो प्रायोगिक समूह में एक समूह को यह निर्देशित किया गया था कि कमरे में धुआं भरने पर कुछ भी नहीं करना था। क्या करना था? निर्देशित किया गया था कमरे में धुआं भर जाए तो कुछ भी नहीं करना था, ये उसको निर्देशित किया गया था। दूसरे समूह को कोई भी निर्देश नहीं दिया गया था। नियंत्रित समूह के निष्पादन की तुलना प्रायोगिक समूह से की गई, जैसा कि अध्ययन में पाया गया कि नियंत्रित समूह के प्रतिभागियों ने आपातकाल के समय में सबसे अधिक सूचना दी। आपातकाल में सबसे अधिक सूचना दी। प्रथम प्रायोगिक समूह जिसमें प्रतिभागियों को कोई निर्देश नहीं दिया गया था, तथा द्वितीय प्रायोगिक समूह अभिसंगी वाला समूह ने आपातकाल की बहुत कम सूचना दी है। ध्यातव्य है कि किसी प्रयोग में प्रायोगिक प्रस्तन के अतिरिक्त प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह के लिए अन्य दशाएं स्थिर रखी जाती हैं। उन सभी संबद्ध परिवर्तनों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है जो आश्रित परिवर्तन को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण देखो भाई, उदाहरण समझ में आएगा हमारे। उदाहरण के लिए, जिस गति से कक्ष में धुआं आना शुरू हुआ है, अभी तक चैनल को एक बार लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें मित्रों। सब्सक्राइब जिसने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आगे क्लास देखने के लिए। कक्ष में धुएं की समग्र मात्रा, कक्ष में भौतिक एवं अन्य प्रकार की सुविधाएं तीनों समूह के लिए एक समान थी। प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह में प्रतिभागियों का वितरण यादृच्छिक रूप से अर्थात रैंडम से हम सेलेक्ट करते हैं ना, उसी तरह से किया जाता है। यह वह अगले पृष्ठ पर चलना पड़ेगा हमें। ये देखिए अगला पृष्ठ आ चुका है। यह वह विधि होती है जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर व्यक्ति के किसी भी समूह में चयनित होने की संभावना एक समान रहे। मित्रों, रैंडम जो होता है वो सिस्टम वो यही होता है कि जैसे मान लीजिए हमें 100 किसी विषय के ऊपर हमें मैटर सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 जगह पर नहीं जाएंगे। उस 100 में से हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे कि हमें 10 छोड़कर 11वां, 10 छोड़कर 11वां, 10 छोड़कर 11वां, ऐसे हम 10-11 जो सैंपल है वो ले लेंगे। वही हमारा क्या है, रैंडम सैम्पलिंग होता है। इससे सभी का यह हो जाता है कि सभी की चयनित होने की संभावना उसमें हो जाती है। यह संभव है कि प्रयोगकर्ता एक समूह में सिर्फ पुरुषों को और दूसरे समूह में सिर्फ महिलाओं को रखे। एक समूह में तो किसको, पुरुषों को, दूसरे समूह में किसको रखे, महिलाओं को रखे। जो परिणाम उसको अध्ययन में मिलेगा वह प्रायोगिक प्रस्तन का न होकर लिंग भिन्नता के कारण होगा, क्योंकि उसमें अपने लिंग के आधार पर एक को अलग रखा है, पुरुषों को अलग, महिलाओं को अलग रखा है। प्रायोगिक अध्ययनों में सभी संबद्ध सार्थक परिवर्तन जो अध्ययन के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं उनका नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। ये 3 प्रमुख प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो जैविक परिवर्तन जैसे दुश्चिंता, बुद्धि, व्यक्तित्व आदि। परिस्थितिजन्य अथवा पर्यावरणीय परिवर्तन जो प्रयोग करते समय क्रियाशील होते हैं, जैसे शोर, तापमान आदि प्रयोग करते तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तथा अनुक्रमिक परिवर्तन जब प्रयोग के प्रतिभागियों का परीक्षण विभिन्न दशाओं में किया जाता है तो अनुक्रमिक परिवर्तन सबसे अधिक सक्रिय होता है, तो अनुक्रमिक परिवर्तन सबसे अधिक सक्रिय हो जाते हैं। विभिन्न दशाओं के प्रति संवेदनशीलता के परिणामस्वरूप थकान अथवा अभ्यास प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं जो अध्ययन के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं तथा निष्कर्षों की व्याख्या को जटिल बना सकते हैं। अब देखो भाई, बाह्य परिवर्तनों को नियंत्रित स्थापित करने के लिए कौन से परिवर्तनों को, बाह्य परिवर्तनों को नियंत्रित स्थापित करने के लिए प्रयोगकर्ता कई नियंत्रण तकनीकों का उपयोग करते हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, कुछ उदाहरण दिए गए हैं कैसे उसको नियंत्रित किया जा सकता है। देखो भाई, चूंकि प्रयोग का लक्ष्य बाह्य परिवर्तनों को कम करना होता है, इसलिए इस समस्या से मुक्त होने का उत्तम तरीका प्रायोगिक दशा से ऐसे परिवर्तनों को निरसन करना है। उदाहरण के लिए प्रयोग ध्वनि निरोधी वातानुकूलित कक्ष में किया जा सकता है। किस पर किया जा सकता है? ध्वनि रोधी जिसमें ध्वनि नहीं है, वातानुकूलित जिसको अनुकूलित वातावरण हो और ध्वनि और तापमान के प्रभाव का निरसन किया जा सके, अर्थात ध्वनि और तापमान उस पर कोई प्रभाव नहीं डाले, ऐसी स्थिति का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा देखो, निरसन सर्वदा संभव नहीं होता। इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि उनका प्रभाव स्थिर रहे, जिससे पूरी प्रायोगिक दशा में उनका प्रभाव एक सा बना रहे। अर्थात जो सिस्टम है अंदर का प्रयोगशाला का वो हमेशा कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना ही चाहिए, ताकि आपको अनुसंधान करते समय, प्रयोग करते समय किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। तीसरा है प्राणीगत, जैसे भय, अभिप्रेरणा और पृष्ठभूमि संबंधी परिवर्तन, जैसे ग्रामीण, शहरी, जाति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के नियंत्रण के लिए सुमेलन भी किया जाता है। इस प्रक्रिया में 2 समूहों को प्रासंगिक परिवर्तन के आधार पर समान कर दिया जाता है अथवा प्रयोग विभिन्न दशाओं में प्रतिवादियों के सम्मेल युग्मों को लेते हुए प्रासंगिक परिवर्तनों को स्थिर रखा जा सकता है या रखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्रम प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिसंतुलनकारी तकनीक अपनाई जाती है। मान लीजिए किसी प्रयोग में 2 कार्य, किसी प्रयोग में कितने कार्य? 2 कार्य।
करने के लिए दिए गए हैं, किसी प्रयोग में 2 कार्य करने के लिए दिए गए हैं, सही है, 2 कार्य करने के लिए दिए गए हैं। प्रयोगकर्ता चाहे तो कार्यों के क्रम को परिवर्तित कर सकता है, अतः समूह के आधे प्रतिभागी ए और बी क्रम में कार्य समाप्त कर सकते हैं, जबकि शेष आधे बी और ए क्रम में इसी प्रकार एक ही व्यक्ति को ए बे क्रम में कार्य दिया जा सकता है। विभिन्न समूहों में प्रतिभागियों के यादृच्छिक वितरण से समूहों के बीच विभव परक व्यवस्थित अंतर समाप्त हो जाते हैं। किसी भी सुअभिकल्पित प्रयोग की शक्ति यह होती है कि वह 2 या 2 से अधिक परिवर्तनों के मध्य कार्य कारण संबंधों का उपयुक्त प्रमाण दे सकता है। तथापि प्रयोग प्राय बहुत नियंत्रित प्रयोगशाला परिस्थितियों में किए जाते हैं। इनकी आलोचना इस बात से होती है कि वास्तविक व्यवहार में नहीं होते हैं। प्रयोग ऐसे परिणाम प्रदान कर सकते हैं जिनका ठीक से सामान्यीकरण नहीं हो पाता अथवा वे वास्तविक परिस्थितियों में अनुप्रयुक्त नहीं हो पाते। दूसरे शब्दों में इनकी निम्न बाह्य वैधता होती है। इनकी एक और सीमा है कि यह सर्वदा संभव नहीं होता कि किसी समस्या विशेष का अध्ययन प्रायोगिक रूप में किया जा सके। उदाहरण के लिए बच्चों के बुद्धि स्तर पर पौष्टिकता की कमी के प्रभाव का अध्ययन नहीं किया जा सकता। किस पर? बच्चों की बुद्धि स्तर पर पौष्टिकता की कमी के प्रभाव का अध्ययन नहीं किया जा सकता कि उसका बुद्धि का स्तर से पौष्टिकता कितना प्रभाव पड़ रहा है। हो सकता है क्योंकि किसी को भूखा रखना नैतिक रूप से गलत है। तीसरी समस्या यह है कि समस्त प्रासंगिक परिवर्तनों को जानना और उनका नियंत्रण करना कठिन होता है। समस्त प्रासंगिक परिवर्तनों को, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, उनको जानना और उनको नियंत्रण करना कैसा होता है? कठिन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपने क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक नहीं किया, तो चैनल को लाइक कर दें तथा आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। आप सभी ने मित्रों क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम पढ़ रहे थे 11th साइकोलॉजी मनोविज्ञान लेसन 2। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।